हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जोरावर सिंह शेखावत। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके जो सब्जेक्ट है हमारे पास में सेकेंड ईयर के अंदर, इसका थर्ड यूनिट जो है वो है आपका फॉर्मिंग प्रोसेस। तो आज हम जो है बेसिकली फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मिंग प्रोसेस क्या क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काम आता है और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे सामने जो स्लाइड ओपन हो गया है, स्लाइड के अंदर जो है आप देख सकते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास में 10 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, फॉर्मिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, कैसे कैसे हम इस यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास में कौन कौन से डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लासिफिकेशन। वैसे तो इसका बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको हमने एक पर्टिकुलर बेस के ऊपर, यानी कि हम टेम्परेचर के बेस के ऊपर सबसे पहले हमने ब्रॉडली इसको क्लासिफाइड किया है। इसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास में है बल्क डिफॉर्मेशन। बल्क डिफॉर्मेशन जो है वो भी एक तरह का क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन इससे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन दिखा वो जो था वो टेम्परेचर बेस पे था, और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो वर्किंग मेथडोलॉजी के ऊपर है कि हम किस तरह का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, हमारा वर्किंग कैसा है, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास में जो है 4 तरह के प्रोसेस आते हैं, जिसमें आपका फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया और उसके बाद में ड्राइंग प्रोसेस हो गया। तो ये चारों ही प्रोसेस जो हैं ये इसके फर्दर क्लासिफिकेशन रहेंगे, और फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद में इन चारों को हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये चारों ही अलग अलग चैप्टर हैं अपने आप में। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चारों को जो है अलग अलग चैप्टर के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो आने वाले हमारे जो चारों जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो इन्हीं चारों टॉपिक्स पे बेस होंगे। तो आज हम बेसिकली इनका ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में आज जो टॉपिक है फॉर्मिंग प्रोसेस, तो बेसिकली हमें जो है फॉर्मिंग प्रोसेस को ही स्टडी करना है, और उसके अंदर कितनी कैटेगरीज़ हैं, कितना क्लासिफिकेशन है, वो हम देखने वाले हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास में चारों फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन और उसके बाद में जो ड्राइंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस देखने के बाद में हम बात करेंगे इनके एडवांटेजेस की, कि हमारे पास में कौन कौन से एडवांटेज हैं इन प्रोसेस को लेकर और फोर्जिंग को लेकर, पर्टिकुलरली फोर्जिंग को लेकर। उसके बाद में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस के बाद बात करेंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन जो है हमारे पास में जो है मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन से ही हम डिसाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वैसे हमारे पास में जो है बहुत सारे जो है प्रोसेसेस होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्कपीस को जो है फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास में कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। लेकिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा वाला मेथड को प्रेफर करेंगे। तो सिंपली जो है आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है पूरे प्रोसेस के, पूरे एंटायर प्रोसेस और टॉपिक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन से ही हम डिसाइड करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या हम जो भी हमारे लेबोरेटरी में भी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर जो है इंट्रोडक्शन आ चुका होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करें, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर नंबर 1 जो है वो फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए बताया हुआ है। फॉर्मिंग प्रोसेस का जो डायग्राम है उस फिगर से हम जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्टार्टिंग वर्क पीस, जो आपको ऑरेंज कलर का जो हिस्सा नज़र आ रहा है वो हमारा स्टार्टिंग वर्क पीस है। इनिशियल पॉइंट पे हमारा वर्क पीस कैसा दिखता है वो हमने शो किया हुआ डायग्राम में, ठीक है। और उसके अलावा जो आप अपर केस और लोअर केस जो देख रहे हैं वो हमारे पास में डाई है। डाई के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डाई जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर जो शेप हम उसको देना चाहते हैं उस तरह से। जैसा हम लोग कास्टिंग के अंदर करते हैं, हम पैटर्न्स बनाते हैं, मोल्ड्स बनाते हैं, उसी तरह से हमारे पास में डाई भी बना होता है। डाई किसी भी मेटल या फिर अलग अलग एलॉय का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं 3 स्टेज हमने बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेज के अंदर सिर्फ हमने हमारे पास में जो वर्क मटेरियल है उस मटेरियल को हमने डाई के बीच में रखा है। उसके बाद में हमने उस पर एक फोर्स लगाया, और अभी जो सेकंड पोजीशन आप देख सकते हैं
वो सेकंड पोजीशन है जब प्रोसेस आधा हो चुका है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं वो डायग्राम है जिसके अंदर आपको अपर डाई, लोअर डाई और फ्लैश तीनों के बारे में बताया हुआ है। अपर डाई और लोअर डाई इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि जो भी आपका वर्क मटेरियल है फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में उसका शेप एक्चुअली में दिखेगा कैसा। और फ्लैश इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है कि जो भी आपका वर्क मटेरियल है जिसको कि हमने गर्म किया है, एक्चुअली ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से इसका रंग जो है वो ऑरेंज हो चुका है। ठीक है, तो जब हम ये ठंडा हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन इसका हो जाएगा, तो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में अभी जो आपको शेप नज़र आ रहा है उसी शेप के अंदर जो है हमारा वर्क मटेरियल जो है कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास में एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस ऑल्सो नॉन एज मेटल फॉर्मिंग इज़ अ लार्ज सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय विच अ रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो सबसे सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि जो भी हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस है उसको सबसे पहले अगर हम बोलना चाहें तो हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो है लार्ज सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी जगह जो है इसको यूज़ किया जाता है। अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी जगह हमने इसको यूज़ किया है और इवन एडवांस जगह भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर और पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं या तो फॉर्मिंग प्रोसेस बोलेंगे या फिर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलेंगे। उसके बाद हमने बताया है कि इन दिस प्रोसेस वी अप्लाई स्ट्रेसेस लाइक टेंशन, कंप्रेशन, शियर एटसेट्रा। इस प्रोसेस के अंदर जितने भी हमारे पास में स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं वो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। टेंशन, उसके बाद में कंप्रेशन, उसके बाद में शियर, ये तीनों ही क्या करते हैं हमारे वर्क मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा वाला डिफॉर्मेशन है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, यानी कि आप इसको परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें वर्क मटेरियल जो है अपना ओरिजिनल शेप दोबारा से रीगेन नहीं कर सकता। देन हमने बताया हुआ है द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेसेस आर शियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेसेस आर शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग एंड सो ऑन। बेसिकली इसके बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मिंग प्रोसेस के हमने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड और कुछ मेजर एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। जैसे हमारे पास में हो गया शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा हो गया हमारे पास में फोर्जिंग के बाद में रोलिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग। और जैसा कि हमने पहले बता दिया कि हम इन्हीं 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग पे एंड सो ऑन। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेजरली जो है 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम की ही। तो फिगर नंबर 2 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा है। इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस जो है वो 3 क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है। इसके 3 क्लासिफिकेशन है, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग एंड वार्म वर्किंग। तो यहाँ पे तीनों ही जो कैटेगरीज हमने बनाई है वो बनाई है टेम्परेचर बेस पर। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एट विच मटीरियल आर डिफॉर्म टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड शेप, फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज एज शोन इन फिगर। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो है आपका जनरली यहाँ पे जो है हम ग्रुप कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, कि किस प्रोसेस के अंदर कितना टेम्परेचर रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको नाम भी दिया हुआ है, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग एंड वार्म वर्किंग। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 कैटेगरीज हैं। उसके अलावा दिस ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड टू द मेटल बिफोर अप्लाइंग द मैकेनिकल फोर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात और यह है कि जब भी हम किसी भी वर्क मटेरियल के ऊपर कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें हीट अप्लाई करना होगा। तो कितना टेम्परेचर हम वर्क पीस का रखना चाहते हैं कि उस पर हम जब फोर्स अप्लाई करें तो जो भी हमारा डिज़ायर आउटपुट हमको जो चाहिए वो हमको मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ें हमें पहले से स्पेसिफाइड करनी होगी कि कितना मैकेनिकल फोर्स लगने वाला है, और उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हम जो है कितना हीट अप्लाइड हमको करना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड, इट्स अ कंटिन्यूड स्लाइड। इसके अंदर जो है हमने तीनों ही प्रोसेसेस को जो है हमने एक्सप्लेन किया है। जैसे हम कोल्ड वर्किंग की बात कर लें सबसे पहले, तो कोल्ड वर्किंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग metal or an alloy under such condition of temperature and strain rate that the strain hardening or work hardening is not relieved.
तो इसके अंदर बेसिकली हम जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली तीनों ही प्रोसेसेस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इसलिए बार बार इसी कंटेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बेसिकली तीनों में जो डिफरेंस है हम उस पर बात करते हैं। तो नॉर्मली कोल्ड वर्किंग इज़ कैरिड आउट द बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ मेटल और अलॉय। तो जो भी हम मेटल पे बात कर रहे हैं या अलॉय जो भी हमारा वर्क पीस है, उसके अंदर जो टेम्परेचर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप मटेरियल साइंस में पढ़ के आए हुए होंगे। तो मटेरियल साइंस में हम पढ़ते हैं कि जब भी किसी भी मटेरियल का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसको सेटल डाउन होने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उससे बिलो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हॉट वर्किंग के अंदर सारी चीज़ सेम रहने वाली हैं, सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर का ही हम बता चुके हैं कि डिफरेंस जो आने वाला है वो टेम्परेचर का आएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, और इसके अंदर जो है जितना भी स्ट्रेन होगा, जितना भी डिफॉर्मेशन होगा, या तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हो जाएगा या फिर आफ्टर डिफॉर्मेशन होगा। तो जो भी रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा या तो वो ड्यूरिंग द प्रोसेस हो जाएगा या फिर आपका डिफॉर्मेशन होने के बाद में रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। जब हमारा जो मेटल है वो ठंडा होना स्टार्ट होता है तब जाके रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। देन लास्ट जो है हमारे पास में है वार्म वर्किंग प्रोसेस। वार्म वर्किंग प्रोसेस में आप समझ चुके होंगे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसका टेम्परेचर जो है एक मीडियम टेम्परेचर होने वाला है। तो मीडियम टेम्परेचर इसको इसीलिए रखा गया है ताकि हम जो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं हम उसको एलिमिनेट कर सकें और जो दोनों के एडवांटेजेस हैं उनको कंबाइन कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको यूज़ किया है वार्म वर्किंग प्रोसेस को। तो हमें जब दोनों का कंबाइन कुछ चाहिए होता है तब हम ये वाला टेम्परेचर यूज़ करते हैं। और जो है इसके अंदर भी सेम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही हो रहा है आपका। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारा बल्क डिफॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली बल्क डिफॉर्मेशन जो है वही हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि हमारे पास में जो है 4 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं: फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग। ये प्रोसेसेस जो हैं हम आगे अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बल्क डिफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं। बल्क डिफॉर्मेशन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बल्क में डिफॉर्मेशन हो रहा है। जब भी किसी भी वर्क मटेरियल का हमें डिफॉर्मेशन करना है, वो भी एक लार्ज स्केल पे, तब हम बल्क डिफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस कैन बी यूज्ड व्हेन द वॉल्यूम रेशो ऑफ मटेरियल इज़ हायर देन द सरफेस रेशो। जहाँ पे हमें सरफेस इंक्रीज ना करके या सरफेस में इतना चेंज नहीं करना होता जितना कि वॉल्यूम में चेंज करना होता है। अलॉन्ग विद दैट द बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस वर्क्स ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो बल्क जो भी हम फोर्सेस फॉर्मिंग कर रहे हैं, बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर जो है हमें कई तरह के जो है फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है। दे आर शेयर फोर्स। इसमें से कुछ जो है शेयर फोर्स हो सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस। शेयर फोर्सेस के अलावा जो है हमारे पास में कई तरह के जो टेंसाइल फोर्सेस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एंड द कंप्रेसिव फोर्स ऑल्सो। तो उसके अलावा हमारे पास में कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है। हमने जो सबसे पहला जो डायग्राम देखा था जिसके अंदर हमने वर्क मटेरियल को डाई के अंदर कंप्रेस किया था, तो वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था। द एग्जाम्पल ऑफ बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस आर मेंशन्ड बिलो। तो जो भी हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं वो हमने नीचे देख ही लिए कि 4 हमारे पास में क्लासिफिकेशन है। तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्जिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चारों प्रोसेस के बारे में पढ़ना। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। फोर्जिंग के बारे में बात करें तो डायग्राम आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। ये डायग्राम कुछ उसी तरह का है जैसा हमने सबसे पहले वाला देखा था। इसके अंदर आप 2 डाई लेते हैं, 2 डाई के बीच में आप वर्क मटेरियल को रखते हैं और वर्क मटेरियल को जो भी शेप हमारे डाई का होता है वो ही शेप जो है हमारा वर्क मटेरियल गेन कर लेता है। इसमें आप देख सकते हैं फोर्जिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द मेटल कैन बी हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसके अंदर टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहने वाला है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है जो भी शेप हम वर्क मटेरियल को देना चाहते हैं या जो हमारा डिज़ायर आउटपुट है वो ईजिली हमको मिल जाता है। द प्रोसेस दिस फोर्जिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू गिव अ पर्टिकुलर शेप ऑफ मेटल। इट यूजुअली वर्क ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमने जो फर्स्ट डायग्राम देखा था उसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था। सेम यहाँ पे भी जो है हमारे पास में कंप्रेसिव फोर्स ही लग रहा है। एट फर्स्ट द मेटल इज़ हीटेड अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसका जो भी प्रोसेस आगे जो मैकेनिज्म रहने वाला है या जो वर्किंग प्रिंसिपल रहने वाला है वो कुछ वैसा ही है जैसा अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको वर्क मटेरियल को हीटेड करना होगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर।
देन हम डाई का इस्तेमाल करेंगे, डाई के अंदर उसको कंप्रेस करेंगे और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो है जो शेप हमारी डाई का है वही शेप जो है हमारा वर्क मटेरियल जो है वो गेन कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है रोलिंग। रोलिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे भी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारे पास में 2 रोलर्स हैं, 2 से ज़्यादा रोलर्स भी हो सकते हैं। 2 रोलर्स हैं। इनपुट के अंदर हमने जो है जो वर्क पीस दिया हुआ है उसका थिकनेस आप देख सकते हैं, उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, जबकि आउटपुट जो हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि वर्क पीस के ऊपर एक एरो बना हुआ है जो आपको शो कर रहा है कि वर्क पीस जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और राइट हैंड साइड की तरफ जाते जाते आपको जो है आउटपुट मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जो हमने इनपुट के अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है उसका थिकनेस ज़्यादा है, जबकि आउटपुट में जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब आई होप आप समझ चुके होंगे कि बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर हम कर क्या रहे हैं। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि कितना इसका ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो चुका है, कितना अगर हम बात करें तो ये कुछ ना कुछ जो है 1/5 पार्ट जो है वो हमने डिफॉर्म कर दिया है, यानी कि ये ओरिजिनल जो भी इसका डिमेंशन था उसका 20% रह चुका है। उसके अलावा रोलर्स जो हैं आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ कंडीशन में जो है ये सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, बट अभी जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेप के लिए जो है एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो रोलिंग प्रोसेस जो है हमारा ज़्यादातर जो एक्सप्लेन अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ से ही कर सकते हैं डायग्राम से। उसके अलावा जो है इसके अंदर हमें हीटिंग का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हम हीटिंग वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रोलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोलर्स जो हैं वो हाई प्रेशर लगाते हैं। रोलर्स के अंदर आप देख सकते हैं बीच में आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, वो शाफ्ट को शो कर रहा है और इसमें जितना भी स्ट्रेसेस लगेगा, जितना भी फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे वो सारे शाफ्ट के ऊपर लगेंगे। और साथ ही साथ में जो है यहाँ पे 2 से ज़्यादा रोलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और रोलर्स के जो साइजेस भी हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। उसके अलावा रोलर्स का जो शेप होगा और रोलर का जो सरफेस फिनिश होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो वर्क मटेरियल होगा उसका जब आप फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे तो उसका शेप क्या होगा, उसका फिनिशिंग क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए भी हम डायग्राम का हेल्प लेते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में जो है आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मिल रहा है। आप सबसे पहले देखिए प्रोफाइल जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है। प्रोफाइल इन द सेंस कि वही आपका लास्ट प्रोडक्ट है और उसका प्रोफाइल जो है वहाँ पे शो किया हुआ है। नीचे एक एरो भी बन रहा है जो शो कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और उसके अंदर कुछ पार्ट्स हमें बताए हुए हैं, जैसे प्रेसिंग टूल हो गया, कंटेनर हो गया, एल्यूमिनियम बार हो गया, पंच हो गया, प्रेसिंग पिस्टन हो गया और हाइड्रोलिक ऑयल हो गया। जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो हाइड्रोलिक ऑयल की हेल्प से हो रहा है। उसके बाद में है प्रेसिंग पिस्टन जिसको हमने हाइड्रोलिक ऑयल की हेल्प से जो है प्रेस किया है। उसके बाद में पंच जो है, पंच का काम ये होता है कि जो भी हमने वर्क मटेरियल दिया हुआ है उस वर्क मटेरियल को डाई के थ्रू पास करवाना। जब वो डाई के थ्रू पास होता है तो जो हमने डाई का शेप दिया है उसी शेप का जो है हमें आउटपुट मिलता है। तो जो हम प्रोफाइल देख रहे हैं वो प्रोफाइल जो है हमारा लास्ट आउटपुट है। कंटेनर जो हमारा जो हमें पिंक कलर का जो शेप नज़र आ रहा है वो हमारा कंटेनर का है जिसने सारे पार्ट्स को, वर्क पीस को होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस भी अगर आप देखें डायग्राम तो ड्राइंग प्रोसेस भी लगभग एक्सट्रूजन प्रोसेस जैसा ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस है। छोटा सा चेंज क्या है कि यहाँ पे भी हम यूज़ तो डाई ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का हम प्रेसिंग टूल यूज़ नहीं कर रहे और ना ही यहाँ पे किसी तरह का हाइड्रोलिक प्रेसिंग है। यहाँ पे हम पुल फोर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ से आपका आउटपुट मिलता है वहाँ से हम उसको पुल करते हैं, ना कि हम यहाँ पे किसी भी तरह का हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करके और उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है जहाँ से हमने इंसर्ट किया था हमारा वर्क मटेरियल, रॉ वर्क मटेरियल, वहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे हम जो पुल फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं आउटपुट की तरफ। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने वर्क मटेरियल को चेंज किया है आउटपुट के अंदर, उसमें उतना चेंजेस नहीं आया जितना कि इससे पहले वाले प्रोसेस में आया था। तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं एक बार। मेटल ड्राइंग जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट फॉर्म अ मेटल वर्क स्टॉक बाय अ रिड्यूसिंग इट्स क्रॉस सेक्शन। तो लगभग जो है हम पूरा एंटायर जो भी हमारे पास में फॉर्मिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम कहीं ना कहीं जो है क्रॉस सेक्शन ही रिड्यूस करते आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारा लेंथ जो भी हमारा वर्क मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे रिड्यूस होता है वैसे वैसे हमारा वर्क मटेरियल का जो है या लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है।
तो लेंथ इंक्रीज़ होता है और क्रॉस सेक्शन कम होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने डाई का इस्तेमाल किया है, जो हमने हर जगह किया है लगभग। दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर टू द मेटल एक्सट्रूजन, द डिफरेंस बीइंग इन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सबसे पहली बात तो हमने फोर्स के बारे में बात कर ही लिया है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है एक्सट्रूजन में और ड्राइंग प्रोसेस में, वो यही है कि उसमें हमने पुश फोर्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे पुल फोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इन एक्सट्रूजन द वर्क इज़ पुश्ड थ्रू द डाई ओपनिंग, वेयर इन द ड्राइंग इट इज़ पुल्ड थ्रू। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटल ड्राइंग इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। तो जो भी इसके अंदर मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं या जो वर्किंग मेथड है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 7 के अंदर। तो इसके अंदर जो भी हम पुल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जो पुल फोर्स लग रहा है इसके लिए 2 तरह की मशीन हमारे पास में अवेलेबल होती है। एक होती है न्यूमेटिक, जिसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी होती है हाइड्रोलिक, जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करते हैं। लेकिन करेंगे हम यहाँ पे पुल फोर्स का इस्तेमाल, पुश फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, वो हम एक्सट्रूजन में ही करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में जो स्लाइड है वो है एडवांटेज की। एडवांटेज के अंदर हम देख सकते हैं कि हम हॉट फॉर्मिंग का अलग एडवांटेज बता रहे हैं और कोल्ड फॉर्मिंग का अलग एडवांटेज बता रहे हैं। क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस अलग अलग तरह से वर्क करते हैं, तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अलग अलग होंगे। और इसीलिए हमने जो वार्म वाला जो बताया था, वार्म प्रोसेस, उसके अंदर हमने दोनों को ऐड कर दिया था ताकि हम कॉम्बिनेशन में जो ले सकें उनके एडवांटेज को ले सकें और डिसएडवांटेज को एलिमिनेट कर सकें। तो सबसे पहला जो इसके अंदर एडवांटेज दिया हुआ है हॉट फॉर्मिंग के अंदर, वो दिया हुआ है आपको द अमाउंट ऑफ हार्डनिंग स्ट्रेन इन द केस ऑफ द हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। तो जो भी हार्डनिंग स्ट्रेस लगेगा वो हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, लो रहेगा कंपेयर टू कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस के। उसके अलावा ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मटेरियल इज़ वेरी लो इन अमाउंट। क्योंकि यहाँ पे हम हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मेटल को गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो भी रिक्वायर्ड फोर्सेस रहेंगे वो हमें कम की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कोल्ड फॉर्मिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करने होंगे, तो हमारे पास मशीनरी भी वहाँ पे हैवी चाहिए। द अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी एज वेल एज द अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दैट आर प्रेजेंट विद इन अ मटेरियल। उसके अलावा जो भी डक्टिलिटी और उसके साथ में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमको चाहिए होता है वो हमको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। फाइनल हमारे पास में है अपार्ट फ्रॉम द अबो एडवांटेज, लेस अमाउंट ऑफ रेडिशियल स्ट्रेसेस कैन बी जनरेटेड इन द हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस। जितना भी एडवांटेज हमने बता दिया है उसके अलावा जो है रेडिशियल स्ट्रेसेस जो हैं वो इसके अंदर कम जनरेट होते हैं। अगर वर्क मटेरियल के अंदर फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसके अंदर स्ट्रेसेस रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, तो वहाँ यहाँ पे हमें कम स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेसेस की। उसमें पहला है कि हीटिंग जो है हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, तो हम हीटिंग कर ही नहीं रहे हैं तो हमें हीटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। उसके बाद में है द सरफेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस इज़ ऑफ वेरी प्रीमियम क्वालिटी। चूँकि यहाँ पे हम किसी भी तरह का हीटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो सरफेस फिनिश हमको मिलेगा वो हमें मिलेगा बहुत ही अच्छा सरफेस फिनिश मिलेगा। जबकि हॉट फॉर्मिंग में क्या होता है कि जब ठंडा होने लगता है वर्क मटेरियल तो उसका जो सरफेस है वो श्रिंक होना स्टार्ट होता है, तो श्रिंक होने की वजह से उसका सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं होता है। जबकि कोल्ड फॉर्मिंग में हम किसी भी तरह का टेम्परेचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फोर्सेस यहाँ पे ज़रूर ज़्यादा लगेंगे, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी मशीनरी का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमें यहाँ पे सरफेस फिनिश जो है हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस के मुकाबले अच्छा मिलेगा। वियर एंड टियर प्रॉपर्टीज़ आर वेरी हाई। तो जो वियर एंड टियर का जो प्रॉब्लम हमें कई बार वर्क मटेरियल या जो भी हमारा आउटपुट होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसमें देखने को जो मिलता है उस तरह का वियर एंड टियर जो है यहाँ पे अच्छा प्रॉपर्टीज़ हमको मिलेगा, तो वियर एंड टियर का हमें कोई भी आगे इशू नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट को। द स्ट्रेंथ इज़ गुड इन द केस ऑफ द कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। तो उसके बाद में स्ट्रेंथ इसके अंदर भी हमको बेटर ही मिलेगा। हॉट फॉर्मिंग में अलग तरह की चीज़ें होती हैं तो अलग तरह से हमको मिलता है, यहाँ पे हमको अलग तरह से मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेंथ हमको अच्छा ही मिलेगा। फिर वो हमको डिसाइड करना है कि हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करना होगा। द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज़ द नेग्लेजिबिलिटी ऑफ द कंटेमिनेशन। उसके अलावा हम पॉल्यूशन वगैरह की बात करें तो चूँकि हम यहाँ पे किसी भी तरह का हीटिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन वगैरह जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोसेस है, तो कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं।
देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में डिसएडवांटेज को लेके। सबसे पहले हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज़ हाई, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा हमको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है हीट जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद है ऑफ्टन टाइम द मेजर फ्लो प्रेजेंट विद इन द हॉट फॉर्म्ड प्रोसेस इज़ अ पुअर सरफेस फिनिश। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कोल्ड फॉर्मिंग के अंदर हमको ज़्यादा बेटर सरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे हमको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा सरफेस फिनिश का। इसके लिए फिर हमको आगे उसको फर्दर जो है मशीनिंग ऑपरेशन करना पड़ सकता है। देन है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज़ क्वाइट लो एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड फॉर्मिंग। हमने बात किया कि यहाँ पे जो है श्रिंक भी हो सकता है मटेरियल आगे जाके, क्योंकि उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा तो वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी कहीं ना कहीं कम ही हमको मिलेगा। उसके बाद में हम बात करें पुअर इंटरचेंजेबिलिटी है हमारे पास में, पुअर लाइफ साइकिल है हमारे पास में, और हैंडलिंग इश्यूज़ भी हैं हमारे पास। क्योंकि वो हॉट है तो उसका लिए हमें जो है हैंडलिंग इश्यूज़ हमें होंगे बिल्कुल। डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला तो है हमें हाई अमाउंट ऑफ फोर्स का रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि हीटिंग कर नहीं रहे हैं, तो जितना भी हमें फोर्सेस लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा फोर्सेस लगाने का मतलब है हमें ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो वैसा हम एक ये डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। उसके बाद है पावरफुल और हाई क्वालिटी पावर इज़ रिक्वायर्ड रहेगा, ज़्यादा पावरफुल मशीन्स हमको ज़रूरत पड़ेगा ताकि हम मेटल को डिफॉर्म कर सकें। उसके बाद में थर्ड है हमारे पास में एज़ कम्पेयर टू द हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस द डक्टिलिटी लेवल इज़ बैड। डक्टिलिटी लेवल इसका लेकिन बैड रहेगा, सरफेस फिनिश अच्छा रहेगा लेकिन डक्टिलिटी यहाँ पर बैड रहेगा, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है और मेजर डिसएडवांटेज हम इसको बोल सकते हैं। हार्डनिंग स्ट्रेस इज़ मोर इन द केस ऑफ द कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। हार्डनिंग स्ट्रेसेस इसमें भी मिलेंगे आपको, और हम पहले बात कर चुके हैं स्ट्रेसेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा प्रोडक्ट को यूज़ करने में। एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियूशल स्ट्रेसेस, इसके अंदर बिल्कुल आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, तो इसका एक मेजर हम बोल सकते हैं कि ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका मेजर। लास्ट स्लाइड है हमारा एप्लीकेशन को लेकर। एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे कॉमन है, तो शॉर्ट में इसको कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने जहाँ पे भी ट्यूब्स रॉड्स का बात करेंगे आप, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है टरबाइन रिंग्स हमको बनानी है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट क्लिंस हमको बनानी होती है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं बिल्कुल। बियरिंग्स, और उसके बाद में बेयरिंग्स के बाद में है प्लेट्स हैं, शीट प्लेट्स हैं, और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल के, वो हम इस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आपने मिसाइल्स देखी होंगी, मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें से बहुत सारे जो हैं वो इसी प्रोसेस से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। उसके अलावा जो हैं कई तरह की हिंजेस, बोल्ट्स, नेल्स, उनको भी हम फॉर्मिंग प्रोसेस से ही बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास 7th नंबर एग्रीकल्चर टूल, मिलिट्री प्रोडक्ट्स, वो भी हम इसी प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फर्नीचर, हुक, पेन, स्क्रूज। नेक्स्ट जो है हमारे पास में फर्नीचर, हुक्स, पेन्स, स्क्रूज, ये सब भी हम इसी की हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें 9th नंबर की, तो विंडोज़, डोर्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे कार के, वो भी हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इसका ज़्यादा यूजेस हैं। उसके बाद में फर्दर मोर द फॉर्मिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द ऑर्डर टू डेवलप द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अभी तक हमने सिर्फ मेटल का बात किया, मेटल के अलावा भी अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम फॉर्मिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा, कंटेंट इसका समझ में आया होगा। काफ़ी इसको शॉर्ट रखने का कोशिश किया गया है और फोकस ये किया गया है कि सबसे पहले हम फॉर्मिंग पे ध्यान दें, ना कि हम उसके जो भी फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करने बैठें। फर्दर क्लासिफिकेशन को अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम 4 अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 5 लेक्चर्स होंगे जो आपका फॉर्मिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने कोशिश किया कि हम जो है फॉर्मिंग प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करें और आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू दे पाएँ, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े और आप जो है फॉर्मिंग प्रोसेस को सही तरह से समझ सकें, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस और एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी समझ सकें कि कौन सा प्रोसेस हमें कहाँ पे यूज़ करना है। वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपको उसके प्रोसेस के बारे में कितना नॉलेज है। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक बार ये ज़रूर देखती है कि उसमें हमें क्या डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसी के हिसाब से डिसीजन होता है कि हम कौन सा वाला प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।